नमस्ते प्यारे बच्चों, सीएलसी द्वारा आयोजित नवोदय विद्यालय के लिए टेस्ट सीरीज के इकाई टेस्ट 03 के खंड 2 यानी कि ईवीएस के सॉल्यूशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके पेपर का प्रश्न क्रमांक 21 और इस खंड का प्रश्न संख्या 1। भोजन के पाचन की प्रक्रिया शरीर के किस अंग से शुरू होती है? इसके अंदर इस इकाई टेस्ट के अंदर आपके कुल 5 अध्याय जोड़े गए हैं, जिसमें पहला है पाचन तंत्र और इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि पाचन की प्रक्रिया है वो शरीर के किस अंग से शुरू होती है। जानकारी के लिए, पाचन तंत्र में जो भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं हम लोग मुख के द्वारा, और इसके जो भाग होते हैं या अंग होते हैं मुख, मुखगुआ और ग्रसनी, कृषिका, इसके बाद में आमाशय, अग्नाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत। इसके दौरान आपको पूछा गया किस अंग से शुरू होता है, तो मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और जहां स्टार्च है आपका कार्बोहाइड्रेट वो शर्करा में बदलने लगता है। तो सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? जब हमने बात की थी छोटी आंत पर और उसके कार्य पढ़े थे, उसके दौरान जो पोषक तत्व है अवशोषित, उनके अवशोषण का कार्य छोटी आंत में होता है। सही ऑप्शन ए। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जल का। मुंह में अभी बात की थी कि स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन आंशिक रूप से होता है, जबकि पेट में यानी कि आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। और तो सही ऑप्शन है ए, छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? यहां ध्यान रखें, यकृत में, मानव शरीर में यकृत है, उसके अंदर पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस। और इसके बाद में एक अंग है पित्ताशय, उसमें इस पित्त रस का संग्रहण होता है। तो पित्त रस का इस निर्माण है वो यकृत में होता है, जबकि संग्रहण है वो पित्ताशय में होता है। और पूछा गया है पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? पित्ताशय, आमाशय, यकृत और अग्नाशय। तो सही ऑप्शन आपका सी, यकृत। अगला प्रश्न, आमाशय भोजन को पचाने के लिए कौन सा रस निकालता है या स्रावित करता है? आमाशय पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग, जे आकार का, जिसमें से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस स्रावित होता है, जठर रस निकलता है। और इसमें HCl होता है जो सूक्ष्म जीवों को मारता है, और जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं पेप्सिन वगैरह, उनको अम्लीय माध्यम देता है। और साथ में पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। और इसके अलावा श्लेष्मा होती है जो इस HCl के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अम्लता से आमाशय की भित्ति की या सुरक्षा करती है। तो ए ऑप्शन देगा पित्त रस, बी ऑप्शन देगा लार, सी ऑप्शन देगा आंतों का रस और डी ऑप्शन देगा जठर रस। सही ऑप्शन डी, जठर रस है जो आमाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहां पूछा गया है श्वसन तंत्र से संबंधित अंगों के बारे में, और एक अंग ऐसा है जो श्वसन तंत्र से संबंधता नहीं रखता है। श्वसन तंत्र के अंदर हम बात करें तो नाक, जैसे जहां से नासाद्वार, नोजल और नासागुआ, नोजल गोइड कैविटी, इसके बाद में आपके ऐसे भाग जो श्वास नली और फिर श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायु कुपिकाओं तक हमने जो क्रम पढ़ा है, उसके अंदर पूछा गया कौन सा हिस्सा आपके श्वसन तंत्र का नहीं है। नाक है, श्वास नली ये भी है, फेफड़े है, अग्नाशय। ये ऑप्शन सही है आपका इस प्रश्न का, क्योंकि ये
श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है और ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, यानी कि ये अंग है वो पाचन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में सामान्यतः कितनी बार सांस लेता है। यहाँ श्वसन दर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है वो विश्राम की स्थिति में कितनी बार श्वास लेता है। ए ऑप्शन है 5 से 8 बार, बी ऑप्शन है 15 से 18 बार, सी ऑप्शन है 30 से 40 बार और डी ऑप्शन है 50 से 60 बार। सही ऑप्शन आपका बी 15 से 18 बार। यानी श्वसन दर होती है सामान्यतः एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है और छोड़ता है। जब हम लोग कार्य करते हैं अधिक या फिर तेज दौड़ते हैं, ऐसे कार्य करने से या इस प्रकार के क्रियाकलाप करने से श्वसन दर बढ़ती है। अगला प्रश्न, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से कहाँ होता है। फेफड़ों के अंदर गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान करने का मुख्य स्थान कहाँ है या कौन सा है। श्वास नली, ये तो फेफड़ों में होती नहीं है। नासाद्वार, ये नाक में होते हैं। वायु कुपिकाओं में, सही ऑप्शन आपका सी वायु कुपिका है। पसलियां, ये इसका भाग नहीं है। वायु कुपिकाओं में जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो श्वसन तंत्र के वायु कुपिकाओं में ब्लड के साथ में यानी रक्त के साथ में मिल जाती है और वहां से जो शरीर के भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस फिर से शरीर से बाहर त्याग दी जाती है। इस प्रकार गैसों का जो विनिमय या आदान प्रदान होता है वो आपके फेफड़ों में वायु कुपिकाओं में होता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में रक्त यानी खून ब्लड को लगातार पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है। यानी परिसंचरण तंत्र के दौरान हमने इसके भाग पढ़े थे या परिसंचरण तंत्र के जो अंग है जिसमें अपने हृदय पढ़ा था और धमनियां और सिरा, इसमें से रक्त को पंप करने का काम कौन करता है। फेफड़े नहीं है, बी ऑप्शन आपका यकृत, ये नहीं है। सी ऑप्शन है हृदय, सही है। डी ऑप्शन आमाशय, ये नहीं है। हृदय मानव शरीर में रक्त को परिसंचरित यानी रक्त को पंप करने के लिए अंग है जो 4 कोष्ठ यानी चतुष्कोष्ठीय होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ रक्त की तीनों कोशिकाओं को उनके सही कार्यों से मिलान कीजिए। रक्त में जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स उनके नाम दे रखे और सामने उनसे संबंधित कार्य दे रखे, तो उनको मिलान करके हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है लाल रक्त कणिकाएं। इसका कार्य है शरीर को रोगों और कीटाणुओं से बचाना, नहीं है चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर बहने से रोकना और सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी में लो वर्णक होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बंधुता करता है और पूरे शरीर में ब्लड के साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो आपका आरबीसी का कार्य हो गया हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कणिका जिसको हम शरीर का सिपाही कहते हैं, शरीर का सैनिक जो हमें रोगों और कीटाणुओं से बचाता है। और प्लेटलेट्स ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर जो रक्त का बहाव है उसको रोकता है। तो इस प्रकार हमने इन कोशिकाओं और उनके कार्यों को मिलान कर दिया है। अब सही विकल्प का चयन करें। इसके अंदर 1 नंबर में आपके सी है, 1 में सी का, इसमें 1 ए है, इसमें 1 में सी, ये पड़ा आपके। 2 नंबर में आपके ए ऑप्शन है, ये 2 नंबर में आपका ए पड़ा। 3 नंबर में आपके बी है, ये 3 में आपका बी पड़ा। तो सही ऑप्शन होगा बी, बाकी के ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं। मनुष्य का जो शरीर है उसके हृदय की संरचना 4 कोष्ठों से बनी होती है। 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय के। इसके अंदर 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ये आपका बायां
आलिंद और ये बायां निलय, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय। दो आलिंद जो ऊपर स्थित होते हैं और दो निलय नीचे के कोष्ठ निलय। ये बायां भाग है हृदय का, ये दायां भाग है। शुद्ध रक्त O2 जनित रक्त बाएं भाग में चलता है, अशुद्ध रक्त CO2 जनित रक्त है वो दाएं भाग में चलता है। तो इससे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त का बहाव होता है? तो आपके बाएं भाग से, इससे शुद्ध रक्त का बहाव होगा। हृदय के किस भाग से अशुद्ध रक्त यानी CO2 जनित रक्त का बहाव होता है? तो दाएं भाग से आपके अशुद्ध रक्त बहेगा। हृदय में कितने आलिंद होते हैं? दो आलिंद होते हैं। कितने निलय होते हैं? दो निलय होते हैं। ऊपर के दोनों भाग आलिंद है, नीचे के निलय है। अगला प्रश्न, हाँ सॉरी, इस प्रश्न का तो पूछा गया कुल कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपके सी ऑप्शन है जो 4 कोष्ठी होता है। रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाले वर्ण का क्या नाम है? क्लोरोफिल, ये पौधों में होता है। इंसुलिन मधुमेह रोग से संबंधित है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। केरेटिन, ये भी नहीं है। हीमोग्लोबिन, सही ऑप्शन है आपका डी, हीमोग्लोबिन जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और साथ ही ऑक्सीजन से बंधुता करके रक्त के साथ में शरीर के अंदर पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए किस तापमान पर और कितने समय तक गर्म किया जाता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के दौरान हमारे खाए पिए जाने वाली चीजें जिनको खराब होने से बचाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाते हैं, जिसमें पाश्चुरीकरण एक विशेष है जो दूध को उबालकर उसको खराब होने से बचाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस तापमान पर, एक तापमान पूछा है, दूसरा समय पूछा है कि कितने समय तक हम उसको गर्म करते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 10 सेकंड नहीं है। बी ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड, ये सही ऑप्शन है। और डी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड, ये नहीं है। यानी पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड में गर्म करके ठंडा किया जाता है, जिससे दूध खराब होने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न, तो सही ऑप्शन आपका सी हो गया इसमें। भोजन से पानी या नमी को पूरी तरह हटाकर उसे सुरक्षित करने की विधि को क्या कहा जाता है? भोजन खाद्य पदार्थों को संरक्षित या खराब होने से बचाने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें जो पानी की कमी या पानी को या नमी को हटाकर हम लोग जिस विधि से उसका संरक्षण करते हैं या उसको सुरक्षित रखते हैं, उस विधि का नाम पाश्चुरीकरण, अभी हमने पढ़ा, ये नहीं है। जिसके अंदर दूध को गर्म करके संरक्षित किया जाता है। निर्जलीकरण यानी बिना पानी के, यानी सुखाकर, बिल्कुल बी ऑप्शन है सही है आपका। उबालना, कई भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको उबाल करके भी हम संरक्षित करते हैं। और डी ऑप्शन है किण्वन, ये भी नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया निर्जलीकरण, जिसके अंदर पानी या नमी को पूरी तरह से हटाकर भोजन के पदार्थों या भोज्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। अगला प्रश्न, चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में वसा और तेल को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? पैकेजिंग या फिर डिब्बाबंद, या हम लोग कहते हैं पैकिंग के अंदर जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं या थैलियां होती है, उनको लंबे समय तक
सुरक्षित रखने के लिए उनमें से एक अक्रिय गैस है जो आपके नाइट्रोजन है उसको भरते हैं ताकि वो खराब न हो। अगला प्रश्न, कचरा और प्लास्टिक कम करने के 3R जो सिद्धांत है उनमें से के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? 3R नियमों में कौन सा नहीं है? रिड्यूस कम उपयोग, ये है कम से कम हम लोग प्लास्टिक और कचरे का यानी प्लास्टिक से संबंधित कचरा है उसका उपयोग करें, यानी प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें ताकि वो कम कचरा फैले। बी ऑप्शन है रीयूज पुनः उपयोग, एक बार पॉलिथीन या प्लास्टिक को उपयोग करने के बाद में दूसरे कार्यों में भी उपयोग करें, ये भी है इस 3R का भाग। रिसाइकल पुनश्चक्रण, एक बार या टूटी फूटी प्लास्टिक को हम लोग वापस रिसाइकल करके नए साधन या नए वस्तुएं बना सकते हैं। और डी है रिमूव हटाना, ये आपका नहीं है। 3R का सिद्धांत कौन कौन से 3R में सिद्धांत? एक रिड्यूस है, एक आपके रीयूज है और एक आपका रिसाइकल, यानी 3R सिद्धांत। री और रिमूव ये आपका इसका भाग या हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, अगला आपके नवोदय के पेपर में ईवीएस के अंदर एक गद्यांश आएगा जो पर्यावरण से संबंधित होगा और उसमें 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन कीजिए। ये अनुच्छेद ये गद्यांश है जो वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण आज हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं में वायु प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। जब वायु में जहरीली गैसें, धुआं, धूल और हानिकारक कण जरूरत से ज्यादा मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अवांछित तत्वों का वायु में मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है और इसका मुख्य कारण कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, गाड़ियों की बढ़ती संख्या, वनों की अंधाधुंध कटाई और कचरा जलाना है। ये वायु प्रदूषण के मुख्य कारण बताए गए हैं। प्रदूषित हवा में सांस लेने से लोगों को सांस की बीमारियां जैसे दमा और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। शारीरिक समस्याओं से संबंधित है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से दमा जैसी बीमारियां हो जाती है और आंखों में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके अलावा यह जहरीली हवा पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के जीवन को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे परिवेश या वातावरण शुद्ध हो और प्लास्टिक और कचरा जलाने से बचना चाहिए तथा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बस है, रेलगाड़ी है, ऐसे जिसमें हम लोग एक ही साधन में अनेक यात्री यात्रा कर सकें। व्यक्तिगत साधनों से ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग व्यक्तिगत साधन करने से धुआं है वो या फिर विषैली गैसें है वो पर्यावरण में बढ़ती है। परिवेश में पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। प्रश्न इसमें पहला पूछा गया आपके पेपर का प्रश्न क्रमांक 36, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है? इसके अंदर गद्यांश में वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से कल कारखानों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों की बढ़ती संख्या और वनों के अंधाधुंध कटाई बताए गए हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन कारखानों से निकलने वाला धुआं ये तो है। बी ऑप्शन वनों की अंधाधुंध कटाई ये भी है इसका कारण। सी है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। अधिक से अधिक पेड़ लगाना तो इस समस्या से निवारण या बचने से संबंधित है। और डी ऑप्शन है खुले में कचरा जलाना। तो ये तीनों ही प्रदूषण के कारण है, जबकि सी ऑप्शन आपका अधिक से अधिक पेड़ लगाना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपका सी है। अगला प्रश्न, प्रदूषित हवा में सांस लेने से कौन सी शारीरिक समस्या हो सकती है? यानी प्रदूषित हवा जिसमें हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर से संबंधित कौन से समस्या यानी बीमारी होती है? तो दमा और आंखों में जलन सही है। पेट दर्द नहीं। सी है कान में दर्द नहीं। डी है हड्डियों की कमजोरी नहीं। इस गद्यांश में आपको
दमा और आंखों में जलन स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा है कि वायु प्रदूषण से हमारे शरीर में ये बीमारियां होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय वायु प्रदूषण रोकने का सही तरीका है? वायु प्रदूषण को हम किस तरीके से रोक सकते हैं? इनमें 4 ऑप्शन में से वायु प्रदूषण को रोकने का सही उपाय ढूंढना है। वनों की कटाई को बढ़ावा देना। वनों को काटने से वायु प्रदूषण कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जैसे निजी गाड़ियों का अत्यधिक प्रयोग करना। निजी गाड़ियों के अत्यधिक प्रयोग करने से ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण होगा और जिससे विषैली गैसों की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ इसको कम करने के लिए सार्वजनिक जो साधन है उनका उपयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन है सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना। सही है, सार्वजनिक उपयोग साधनों का उपयोग करते हैं तो इस वायु प्रदूषण से हम लोग निजात पा सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही साधन के अंदर बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं तो उसकी जगह अनेकों गाड़ियों को ले जाने की समस्या खत्म हो गई। और डी ऑप्शन है प्लास्टिक का सामान खुले में जलाना। इससे भी पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा। और कटाई, वनों की कटाई, इससे भी पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। निजी गाड़ियों का अत्यधिक प्रयोग करोगे तो भी पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा। लेकिन सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना ये वायु प्रदूषण को रोकने का सही तरीके में से एक है। सी ऑप्शन सही आपका। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार वायु प्रदूषण से मानव जीवन के अलावा और किसे भारी नुकसान पहुंचता है? कि क्या केवल मानव जीवन को ही वायु प्रदूषण से नुकसान होता है? नहीं। ए ऑप्शन आपका दे रखा है केवल पक्की सड़कों और इमारतों को। बी ऑप्शन है केवल कारखानों की बड़ी मशीनों को। सी ऑप्शन है केवल प्लास्टिक के बर्तनों को। या डी ऑप्शन है पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के जीवन को। बिल्कुल सही ऑप्शन है पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को मानव जीवन के अलावा या मानव जीवन के अलावा पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को भी नुकसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना किसकी नैतिक जिम्मेदारी बताई गई है? ए ऑप्शन केवल नगर निगम के कर्मचारियों की? नहीं। केवल पर्यावरण के वैज्ञानिकों की? नहीं। हम सभी नागरिकों की? सही है बिल्कुल। डी ऑप्शन है केवल कारखानों के मालिकों की? नहीं। यह बताया गया है हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखें। तो सही ऑप्शन आपका सी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, सीएलसी के इस ऑनलाइन मॉड्यूल में जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।